हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम जो आपका 15 तारीख से है उसके तैयारी में लगे हुए होंगे। 15 फरवरी 2024 के एग्ज़ाम में धुआंधार लगे हुए होंगे और उसी धुआंधार के क्रम में मैं आपके लिए धुआंधार फार्मूला का एक ग्रुप लेके आया हूं, जिस फार्मूले से आपको मैथ में 100% सहूलियत और सहायता मिलेगी। और 100% मैथ में 100/100 लाने के लिए ये फार्मूले जितने भी हम आपको जानकारी बता रहे हैं, ये सारे 100/100 के लिए आपको सहायक होंगे। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक फार्मूला आपके लिए एक कोई भी नंबर मिस्टेक करने का जरिया नहीं बनेगा, आपको नंबर बढ़ाएगा ही। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। जो अभी एग्जाम में बैठने वाले हैं, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से वो लाभ ले पाएँ और ये वीडियो उनके लिए लाभदायक हो। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। आगामी 2024-25 का सेशन हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं आपके मैथ दिव्य पर। अब आते हैं सीधा आपके फार्मूला एक्सरसाइज वाइज। हम टोटल फार्मूला जानकारी देने वाले हैं। फार्मूला एक्सरसाइज वाइज में आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में आपके दो फार्मूले उपलब्ध होंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उसमें आपको पढ़ना है, जो कि नए सिलेबस में अभी यूक्लिड विभाजन को हटा दिया गया है। लेकिन कुछ कुछ जगह आपके जितने भी हिंदी मीडियम एनसीईआरटी के बोर्ड होने वाले हैं, वो सारे एग्जाम के लिए ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में समझना है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने के पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं, जो आपके यूक्लिड में ये फार्मूले हैं, ये आपको याद कर लेना है। और ये बहुत आसान है। आर जो होता है रिमाइंडर, जिसको शेषफल बोलते हैं, वो हमेशा 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता है रिमाइंडर आपका। लेकिन बी जो आपका होता है भागफल के भाजक जो होते हैं, क्यू आपका क्यूसेंट हो गया जो भागफल होता है। जैसे कोई भाग देते हैं हम, तो भाग का ऐसे लगाते हैं, बीच में जो रहता है वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है इस फार्मूला के अनुसार। तो ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, और ये क्यू हो गया क्यूसेंट, और आर कहाँ पे होगा, रिमाइंडर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन परिमेय का मेन थ्योरम है कि ए बराबर होता है, यही तो दिया हुआ है, ए भाज्य बराबर होता है क्या, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यही तो होता है भाजक गुना भागफल। तो यही तो फार्मूला यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का नियम है। और ये आर जो होता है 0 से छोटा नहीं हो सकता है और बी से बड़ा नहीं हो सकता है। बी मतलब जिससे हम भाग लगाते हैं, भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। ये इस चिन्ह का मतलब हुआ। अब इसमें दूसरा हम देखते हैं किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक हमको आप लोगों को पता है, समझाने की जरूरत नहीं है। धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ए और बी के लिए जब एचसीएफ गुना एलसीएम होगा तो वो दोनों संख्या का गुणनफल होता है। ये बहुत आसान सा है। अब आगे तीसरा वास्तविक संख्या का तीसरा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। जहां पी एन क्यू और सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, और क्यू डज नॉट 0, क्यू 0 के बराबर ना हो। सह अभाज्य का मतलब होता है 2/3 परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसी प्रकार से इसी को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या हो जाता है। अब दूसरा चीज है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का सेकेंड नंबर पॉइंट देखिए। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव प्रसार होता है
या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। अब इसको समझिए। इसको समझने के लिए क्या समझना है कि परिमेय संख्या कोई बड़ा संख्या दिया हुआ हो, मान लीजिए 5/9 दिया हुआ है, तो ये परिमेय संख्या है या नहीं, ये ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यही सेकेंड पॉइंट से कि इसका जब भी दशमलव प्रसार होगा, भाग जब लगाएंगे तो या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा, बार बार रिपीट होने वाला होगा। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है वो देखिए। परिमेय संख्या पी वाई क्यू का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अब शांत दशमलव प्रसार वह कब कहलाएगा, यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n मतलब 2 और 5 के गुना में हम यदि, अच्छा 3 यहाँ पे 9 आपको उदाहरण में दिए थे, ये 9 2 और 5 के गुना में आएगा, कभी नहीं आएगा। 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 होता है, तो ये आपका शांत प्रसार हुआ नहीं, ये 5/9 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यही तो समझना है, यहीं से हम समझ गए, हमको भाग लगाने की निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अशांत दशमलव प्रसार होगा। अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट है परिमेय संख्या में कि परिमेय संख्या पी वाई क्यू का दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है यदि यह इस रूप में ना हो, जिसका उदाहरण हम आपको वहां पे दे चुके हैं। एक उदाहरण और ले लीजिए, 1/4 क्या परिमेय संख्या है, यदि है, पहले तो परिमेय संख्या है या नहीं, ये पी वाई क्यू के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है, क्यू डज नॉट जीरो, और ये अभाज्य सह अभाज्य संख्या है, ये पी वाई क्यू परिमेय संख्या हो गया। अब ये कैसा परिमेय संख्या है, ये शांत आवर्ती दशमलव है, शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है, तो इसका गुणनखंड किसका, क्यू का गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में है, 2 गुना 5 के रूप में है, नहीं है, क्योंकि इसका इस 4 का गुणनखंड 2/2 के रूप में है, तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये किस तरह का हो जाएगा, अशांत आवर्ती। बस हमें भाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहां से ही आपका नंबर, जितने भी 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न होंगे ये सारे इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं हम 4 नंबर, वास्तविक संख्या में ही चौथा नंबर है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ लिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, ठीक परिमेय संख्या का उल्टा पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्या में भी जब लिखा ही नहीं जा सकता तो क्यू डज नॉट जीरो का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। अब अपरिमेय संख्या में पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। अशांत अनावर्ती का मतलब हुआ √2 अपरिमेय संख्या है, जैसे ही रूट में आ गया अंदर में और 2 का कोई रूट नहीं है तो अशांत होगा। अब अशांत आवर्ती देखिए, ये इसका रूट का जब हम भाग लगाएंगे तो 1.4142135 लगाते जाएंगे, ये आपका नन रिपीटेड, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट कोई भी संख्या नहीं हो रहा है, देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। इसको क्या बोलेंगे हम, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, इसी को बोला जाता है। ये अशांत, अशांत तो है ही और अनावृत्ति है, दशमलव के बाद कोई भी पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। अब पुनरावृत्ति का एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 10/3 हम लिए, 10/3 का पुनरावृत्ति करना हो, 3 से 10 में भाग लगाना हो, तो ये आपका दशमलव कितना आएगा, 3.33333, ये हमेशा आते रहेगा, ये आगे भी आपका 3 इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति, अशांत आवर्ती। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अशांत आवर्ती। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती बोला जाता है और उसको अनावर्ती बोला जाता है। यही समझना है, अनावर्ती अशांत, अनावर्ती आपका अपरिमेय हो जाएगा और अशांत आवर्ती परिमेय होता है। परिमेय में 2 हो जाता है, परिमेय में
परिमेय के दो हो जाते हैं पॉइंट। परिमेय में दो होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत भी होता है। एक अशांत भी, और अशांत में कौन सा? आवर्ती। अशांत में आवर्ती होता है, लेकिन अपरिमेय में केवल अशांत अनावर्ती होता है। अब आते हैं बहुपद। बहुपद को समझिए। एक्सरसाइज 2 में आपका बहुपद एक्सरसाइज है। तो बहु मीन्स बहुत, यहाँ शब्द सही है। पद मीन्स पद, टर्म। अधिक से अधिक पद जिसमें होते हैं उसे बहुपद बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद जिसमें जिसका घात एक होता है वह रैखिक कहलाता है। यहाँ पॉइंट में दिया हुआ है रैखिक जिसका एक घात होता है। द्विघात बहुपद बोलते हैं जिसका घात दो होता है, जो यहाँ पे हम जिसका व्यापक रूप दिए हुए हैं। त्रिघात जिसमें घात तीन होता है, त्रिघात हो गया। तीनों का व्यापक रूप दिया हुआ है ax प्लस बी एक्स, रैखिक बहुपद हो गया। द्विघात ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात बहुपद हो गया। त्रिघात में घात का मतलब जो अधिकतम इस पूरे समीकरण या पूरे बहुपद में जिसका अधिकतम घात होता है वही घात बहुपद कहलाता है। तो द्वि अधिकतम घात है द्विघात, तीन घात है अधिकतम तो तीन घात। अब आते हैं आगे पॉइंट में, बहुपद का ही सेकेंड पॉइंट है बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों से संबंध। शून्यांक एवं गुणांक में क्या संबंध है? माना कोई बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप ये है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और इसका शून्यांक यदि अल्फा और गामा बीटा मानते हैं, अल्फा और बीटा मानते हैं, तो शून्यांकों का योग हमेशा माइनस बी बाय ए हो जाएगा। माइनस बी, ये माइनस बी और बाय ए हो जाएगा। माइनस बी बाय क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए हो जाएगा। माइनस बी बाय ए हो गया। और शून्यांकों का जब गुणनफल बोला जाएगा तो सी बाय ए हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा। तो सी बाय ए कर दिए यहाँ शून्यांकों का गुणनफल। तो ये आपका फॉर्मूला बहुपद के द्विघात फॉर्मूले का मूल शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल का है। अब तीसरा है कि किसी बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा दिए हुए हो तो बहुपद का फॉर्मूला, बहुपद कैसे बनाया जाएगा? तो बहुपद आसानी से है कि एक्स स्क्वायर माइनस बी, जो व्यापक रूप होता है बी, एक्स के जगह दोनों शून्यांकों का जोड़ हो जाता है और एक्स हो जाएगा, प्लस दोनों शून्यांकों का गुणनफल हो जाता है। अब आते हैं 4 पॉइंट, विभाजन एल्गोरिथम। यदि पी एक्स व जी एक्स कोई दो बहुपद हैं, बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम देखिए, कोई दो बहुपद हैं तो जी एक्स जीरो के बराबर नहीं हो, वही एल्गोरिथम जो था आपका यूक्लिड का सेम यहाँ पे आ जाएगा। सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये पी एक्स हो जाएगा, ये जी एक्स हो जाएगा, और ये दोनों सेम चीज़ हो जाएगा। क्यूसेंट हो गया क्यू एक्स और रिमाइंडर हो गया आर एक्स, ये सेम हो जाएगा। इस दोनों में कोई अंतर नहीं। ए के जगह पी एक्स हो गया, बी की जगह, और सेम विभाजन एल्गोरिथम वही लग जाएगा। यही ये फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। इस फार्मूला को देख लीजिए, पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। अब एक्सरसाइज 3 आपके सामने है। 3 एक्सरसाइज में क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज में दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। ये इसका व्यापक रूप हो गया, और इस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दो चर हैं इसमें, एक एक्स है एक वाई है, दो चर हो गए, दो चर वाले हो गए। अब इसका सेकेंड पॉइंट, सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करते हैं। कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे वो एक सरल लाइन को ही निरूपित करते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है? यदि दो सरल रेखाओं के समीकरण, सरल रेखा के समीकरण दिए हुए हैं ए एक्स, ये दोनों दिया हुआ है, बी ए वन ए एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इजकल टू 0, और ये ए टू बी टू सी टू दिया हुआ है। तो इसके कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन हैं, वो समझ लीजिए। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगी और संगत युग्म अद्वितीय हल कब? इसका मान लीजिए लाइन के रूप में कोई होगा तो ये
इसका प्रतिच्छेदी ये हो जाएगा। इसको प्रतिच्छेद किया यहाँ पे, इस लाइन को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। दोनों समीकरण कहीं ना कहीं आपस में एक बिंदु पे अपने आप को काटेगी। कब? जब ये दोनों समीकरण का A1 बट्टा A2 कंडीशन समझ लीजिए B1 बट्टा B2 के बराबर नहीं होगा, तब जाके वो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं समीकरण बनाएगी और संगत युग्म अद्वितीय हल होगा। इसका हल भी निकलेगा, अद्वितीय हल होगा। अब सेकेंड पॉइंट समझ लीजिए, संपाती रेखाएं असंपाती रेखाएं कब बनती हैं? जब रेखा के ऊपर, जब हम कोई रेखा के ऊपर और फिर से रेखा बना देंगे, ये संपाती रेखाएं हो गई। ये रेखा के ऊपर रेखा, संपाती रेखा, हरा रेखा था ही और उस पे से एक रेखा और बन गया, इसको बोलते हैं संपाती रेखा। अब संपाती रेखा का शर्त क्या है कि वह उस समीकरण, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, उसका A बट्टा A2, B बट्टा B2, C बट्टा C2 आपस में तीनों बराबर हो जाएं तो वो समीकरण संपाती हो जाएंगे। उसके लाइन एक दूसरे के ओवरलैप होंगे, यही संपाती और संगत। इसका हल क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक होगा। इसका हल अनेक रूप में निकल जाएगा। अब तीसरा कंडीशन है वो समझ लीजिए, समांतर रेखाएं कब बनेगी? समांतर रेखा बोलते हैं दोनों के बीच समान दूरी, दो रेखा बनेगी दोनों के बीच, हमेशा जैसे रेल की पटरी समांतर पटरी होती है। समांतर रेखाएं और असंगत युग्म होने का कंडीशन उस समीकरण के अनुसार A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 के बराबर हो सकता है, लेकिन C2 बराबर नहीं होगा। C1 बट्टा C2 बराबर नहीं होगा तो वो असंगत युग्म कहलाता है और इसका कोई हल नहीं होगा। इस तरह के प्रश्न का समीकरण यदि दिया हुआ रहे और ये आप निकाल लें तुरंत, तो और निकल जाएगा कि इसका हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इस तरह का कंडीशन जब भी बने समांतर रेखा के रूप में, तो वो कभी हल नहीं देगा, कोई इसका x और y का मान नहीं निकलेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपके ये प्रश्न भी नाव के ऊपर भी रहते हैं और धारा के ऊपर। जब नाव की चाल x किलोमीटर और नदी की चाल y किलोमीटर हो, तो नाव की, मान लीजिए नाव की चाल x और नदी की भी चाल सेम दिशा में हो, y, x और y, तब नाव की धारा के अनुकूल चाल, नाव की चाल धारा के अनुकूल, दोनों एक ही तरफ जा रहा है, तब ये दोनों क्या हो जाता है, x प्लस वाई हो जाता है। ये इस दोनों का चाल जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में बह रहा है, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जल्दी पहुंचने के लिए धक्का देगा ना पानी का। अब बी दूसरा पॉइंट देखिए, नाव की चाल x किलोमीटर यदि दिशा में है और नदी की चाल ठीक विपरीत दिशा में है, तो दोनों प्रतिरोध कर रहा है दोनों के चाल को। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये दोनों की चाल घटेगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा। ये इसका चाल, x का जो चाल होगा वो उस चाल को ये कम करेगा। कम करने का मतलब आप अपने चाल से ही ना घटाएगा, आप जो धक्का दीजिएगा उस धक्का से ही ना उसके धक्का को कम कीजिएगा, वही ये फार्मूला आपको बनेगा। ये फार्मूला x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा नाव की चाल धारा के विपरीत में। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, एक्सरसाइज 4, द्विघात समीकरण के बारे में कुछ एक्सरसाइज 4 में दिया हुआ है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² bx प्लस सी बराबर 0। केवल समीकरण बराबर करके 0 लग गया, वो समीकरण हो गया। इस समीकरण में x² का गुणांक शून्य ना होना चाहिए। x² मतलब a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, द्विघात समीकरण के शून्यांक समीकरण के द्विघात के मूल होते हैं। अब इस समीकरण के शून्यांक बोलिए या इसके मूल बोलिए, जिसको अल्फा बीटा से हम निरूपित करते हैं, या x का मान बोलिए, ये सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है वही। तीसरा पॉइंट देखते हैं, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। एक है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा है द्विघात सूत्र विधि, जिसको श्रीचार्य विधि भी कहते हैं, श्रीचार्यार्य। अब हम इस, चूंकि ये दोनों विधि आपको पता है,
और त्रिघात द्विघात ये सूत्र विधि में क्या है कि ax² समीकरण bx प्लस सी बराबर 0 है दिया हुआ, तो इसका x का मान या अल्फा बीटा का मान बोलिए, या आप मूल बोलिए, हल बोलिए, मूल बोलिए या अल्फा बीटा बोलिए, ये तीनों एक ही समान हैं, ये तीनों आपस में एक ही हैं। हल बोलिए, हल x का मान हो गया, अल्फा बीटा का मान हो गया, मूल अल्फा बीटा का मान हो गया, मूल बोलिए। द्विघात समीकरण में हमेशा दो मूल निकलेंगे, क्योंकि जिस 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 समीकरण पे जितने घात उतने मूल निकलते हैं, उतने हल उसके होते हैं। द्विघात में एक घातीय में समीकरण में द्विघात में 2 हल, त्रिघातीय में 3 हल। अब इसका फॉर्मूला दिया हुआ है -b प्लस माइनस √d होता है, और √d का मान होता है b² - 4ac, जो हमने यहाँ पे डाला है। आप यहाँ पे √d भी डाल सकते हैं, लेकिन √d का फुल फॉर्मूला होता है b² - 4ac। सारा ये द्विघात समीकरण के सूत्र से ही लिया गया है, बट्टा 2a, बट्टा यहाँ पे दोगुना हो जाता है प्रथम पद का, और डी को विभक्ति कर बोलते हैं। ये तो क्लियर है। अब देखिए द्विघात समीकरण का चौथा पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है, और इसके मूल अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योग क्या होता है। देखिए अल्फा बीटा हो ये द्विघात समीकरण में, तो मूलों का योग भी वही हो जाएगा जो द्विघात बहुपद में होता है। मूलों का योग हो जाएगा आपका -b/a, और मूलों का गुणनफल हो जाएगा c/a। क्लियर। अब द्विघात समीकरण कैसे बनेगा। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो समीकरण का निर्माण वही सेम समीकरण बन जाएगा जो द्विघात बहुपद में बना था, x² b अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग इसको बोलिए और मूलों का गुणनफल बोल दीजिए, बराबर 0 केवल लग जाएगा। अब इसके कंडीशन प्रकृति समझते हैं। ax² bx प्लस सी बराबर 0 के हल या मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों की प्रकृति क्या होती है। पहला कंडीशन है, मूलों की प्रकृति को समझिएगा अच्छा से, इससे अधिक प्रश्न आपके देखने के साथ बन जाएंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल, यदि दो भिन्न वास्तविक मूल हो, कब x का मान जब दो भिन्न होगा, अलग अलग होगा, कब, जब b² - 4ac 0 से छोटा हो। b² 4ac 0 से क्या हो, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, इसका मतलब 2 0 से बड़ा होता है, इसको बोलते हैं 0 से बड़ा होना। 4 0 से बड़ा होता है, 8 0 से बड़ा होता है, 9 0 से बड़ा होता है। ये क्लियर हो गया, ये कंडीशन है इसका। तब जाके उस मूल का मूल निकलेगा और हल निकलेगा, x का 2 हल निकलेगा। प्लस माइनस का मतलब होता है एक प्लस वाला एक माइनस वाला। -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, इस फार्मूला पे आप बैठा दीजिए, उसका हल निकल जाएगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा समझ लीजिए, दो बराबर मूल होंगे, जब दो बराबर मूल होंगे मतलब x का मान जब दो बराबर होगा, कब, जब कंडीशन हो जाएगा b² - 4ac 0 के बराबर होगा। अब b² 0 के बराबर मतलब दोनों तरफ 0 बराबर 0 होना चाहिए, 0 बराबर 0, तब ये दूसरा कंडीशन। उस कंडीशन में क्या होगा, उस समीकरण का हल -b/2a हो जाएगा। इस समीकरण का हल क्या हो जाएगा, -b/2a हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो सीधा हट गया, तब आंसर हो जाएगा -b/2a। अब तीसरा कंडीशन क्या है वो समझ लीजिए। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे यदि b² 4ac <0 होगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ये माइनस में आ जाएगा, 0 से छोटा हो गया, -8 आ गया, 0 से छोटा हो गया, -9 आ गया, 0 से छोटा हो गया। तो इस कंडीशन में उस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल निकलेगा ही नहीं, कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। ये द्विघात समीकरण के प्रकृति 3 कंडीशन थे। अब त्रिघात समीकरण, आपके द्विघात समीकरण में त्रिघात समीकरण के बारे में भी कुछ दिया हुआ है, बस इसको इतना ही समझना है हमें
कि इसके 3 हल होंगे, जब जितने पावर उस समीकरण के उतने हल होते हैं। त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप है ax³ bx² cx प्लस d बराबर 0। अब इसके मूल और हल अल्फा बीटा गामा हो, यदि अल्फा बीटा और गामा इसका नाम दे दिया गया है, तो अल्फा बीटा गामा मूलों का योग क्या हो जाएगा? मूलों का योग -b/a हो जाएगा। -b/a मूलों का योग तो वही हो जाएगा। मूलों का 2 योग निकलेगा, एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, उसका c/a हो जाएगा। अब मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा -d/a हो जाएगा। मूलों का गुणनफल -d/a। अब एक्सरसाइज 5 है आपके सामने। एक्सरसाइज 5 में क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को सही से समझिएगा। समांतर श्रेणी का मतलब होता है श्रेणी, जिसको श्रेणी भी बोलते हैं हम लोग। क्रम, श्रेणी मीन्स क्रम होता है। समांतर मीन्स बराबर होता है, बराबर अंतर के क्रम में हो। 1 2 3, ये 1 का अंतर है ना, 1 जोड़ते जाते हैं, 1 जोड़ते जाते हैं, ये आगे निकलते जाता है, इसी को बोलते हैं क्रम, श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? यदि 1 को हम a मान लिए, इसको a माने, तो 2 लाने के लिए हम क्या किए? a में 1 जोड़ दिए, a में क्या कर दिए? 1 जोड़े, तो 1 क्या है? 1 यहाँ पे 2 में से 1 घटाए, वही तो 1 है, जिसको यहाँ पे हम d के रूप में लिख रहे हैं। जिसको यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? d के रूप में लिख रहे हैं। यही तो समझ क्लियर है कि a के जगह हम यहाँ d डाल रहे हैं। a की जगह क्या डाल रहे हैं? d डाल रहे हैं। तो व्यापक रूप में पहला पद और जो अंतर होता है सेकेंड पद के साथ, वो हम डालते जाते हैं। a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस n माइनस nवां पद जो होगा तो n-1t हो जाता है। a प्रथम पद होता है, d जिसको सार्वंतर बोलते हैं, ठीक क्रम वाले के अंतर, ठीक दूसरी से पहले क्रम वाले के अंतर को सार्वंतर बोलते हैं। और d का यहाँ पे दिया हुआ है a2 माइनस a1, मतलब अगला पद माइनस पहला पद, अगला पद माइनस पहला पद, अगला पद माइनस पहला पद। तो इस तरह से अगला पद माइनस पहला पद का ये फॉर्मूला d का निकलता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? nवां पद और अंतिम पद। nवां पद क्या होता है? जिसको अंतिम पद भी बोलते हैं, जिसको l से भी सूचित करते हैं और an से भी सूचित करते हैं। बस इसको ढंग से समझना है। जिसको l और an दोनों से सूचित करते हैं, तो an बराबर या l बराबर क्या होता है? यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है a प्लस पहला पद, इसको यदि हम लिखेंगे तो पहला पद प्लस n-1d, n-1d, इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो पहला पद में n-1d जोड़ देंगे तो nवां पद निकल जाएगा मेरा। ये फार्मूला हो गया। अब तीसरा फार्मूला है n पदों का योग। योग निकालने के लिए सम n लिखा जाता है। योग निकालने के लिए n/2, n क्या होता है? n होता है कितने पदों का योग निकालना है, वो n हो गया। n/2 2a प्लस n-1d हो जाता है इस nवें पद का योग का फॉर्मूला। nवें पदों का योग का फॉर्मूला दूसरा एक ये भी है कि n/2 प्लस an ये फॉर्मूला हो गया an। इसका तीसरा रूप हो जाता है n पदों का योग निकालने के लिए n/2 a प्लस l, यही an को l बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति को समझिए। एक्सरसाइज 7 में आपका निर्देशांक ज्यामिति है, 5 आपका समांतर है, 6 में आपका त्रिभुज के प्रमेय के बारे में दिया हुआ है। इसलिए हम सीधा 7 में आ गए हैं। उस प्रमेय को आपको बनाना होगा, याद करना होगा। उसमें कोई फार्मूला नहीं है आपके 10th बुक में। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझिए कि ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, px और qx के बीच की दूरी निकालना हो निर्देशांक ज्यामिति में, तो उसका फॉर्मूला है x² प्लस y²। अब x² में तो यहाँ 2x है, एक x1 और एक x2 है। तो पहले दूसरे x2 मतलब दूसरे x से पहले x को घटा के स्क्वायर किए हम। x² प्लस y² के बीच में x को x के साथ घटाए
तो एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट कर दिए, यही दूरी सूत्र हो गया। दूरी सूत्र का मतलब कर्ण होता है। किसी भी त्रिभुज में कर्ण लंबी दूरी होती है, तो ये कर्ण के रूप में ही इसको समझिए। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पर मैं यदि आपको ध्यान में रहे तो सीधा निकल जाएगा, निर्देशांक में दूरी सूत्र ऐसे बनता है। वो डिटेल्स जब करेंगे। विभाजन सूत्र और खंड सूत्र, जिसको बोलते हैं विभाजन सूत्र और खंड सूत्र। यदि दो बिंदु पर दिया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति में P और Q, और उसके बीच में यदि कोई बिंदु R दिया हुआ है यहाँ पे, तो R दो भाग में इस रेखा को बांटा, एक M1 और एक M2 के रूप में बांट दिया, तो उस R का निर्देशांक क्या होगा? मध्य बिंदु, विभाजन बिंदु, खंड बिंदु बोलते हैं इसको, तो इसको खंड सूत्र भी बोलते हैं। R बिंदु का निर्देशांक जब भी होगा तो x और y दो रूप में होगा। ये x हो गया और ये y का रूप हो गया। x में हम x2 डाल दिए हैं। इसमें क्या होता है? m1 x2 m प्लस m2 x1 बट्टा m प्लस m2 हो गया। m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2 इसका सूत्र हो गया। अब तीसरा मध्य बिंदु निकालना हो, मध्य बिंदु ठीक बीच बीच में होगा, तो मध्य बिंदु का मतलब हुआ इसका अनुपात 1, इसका भी अनुपात 1, इसका अनुपात 2 यदि होगा तो इसका भी 2, इसका 3 अनुपात होगा तो इसका भी 3। मतलब काटने के बाद वो 1 के आसपास ही आ जाता है, तो उसको मध्य बिंदु ही हम बोलेंगे। तो अब मध्य बिंदु का सीधा R निकालना हो, पॉइंट R, यहाँ पॉइंट निकलेगा तो R का x ये निकल जाएगा, x मतलब x2 प्लस x1 बट्टा m1 प्लस m2, y2 प्लस y1 बट्टा m1 प्लस m2। मतलब ये एक काट के एक ही आएगा, इसलिए एक का गुना जब भी हम करेंगे x2 से तो ये सेम वो x2 ही आएगा, वही है। 3 नंबर निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने फार्मूला देख लिया। अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। चौथा सूत्र है इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। बहुत आसान तरीका है। त्रिभुज में 3 पॉइंट होंगे, 3 बिंदु यदि दिए हुए होंगे कोऑर्डिनेट ज्यामिति में, तो उस बिंदु से हम कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? क्षेत्रफल निकालने का वही सूत्र है, 1/2, सारा चीज वही है। एक्स वाई, पहले हम x प्लस एक्स कर देंगे, उसके बाद x 1 2 3 डाल देंगे, और हमें चलना है कैसे? हमें चलना है, आपको x से चलना है। मान लीजिए x से चले तो y 1 से चले, 1 2 और 3 ऐसे चलना होगा। हम 1 से चले 1 2 3, 2 2 3 1 और 3 2 3 1 2 3 1 2, ऐसे क्रम हम समझ लेंगे तो इस फार्मूला को आसानी से भूल नहीं पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। संरेखता की शर्तें क्या है? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक ही रेखा पर हो, त्रिभुज कभी बन सकती है? नहीं। तब क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। जब त्रिभुज जब भी बनेगा तो 3 रेखा तो अलग अलग होगा, तब त्रिभुज बनेगा। ये त्रिभुज यदि ये तीनों एक ही रेखा पे हो तो ये त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ होगा आपके पास, त्रिभुज की संरेख रेखाएं एक ही है, त्रिभुज की संरेख रेखाएं पॉइंट इतने हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समय क्या हो जाएगा? 0 करके आप संरेख रेखा ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला है प्रश्न। प्रश्न से नहीं, आपका एक्सरसाइज 8 है। एक्सरसाइज 8 में क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय हमें देखना है। तो त्रिकोणमिति परिचय में आपको समझना है ये थीटा और ये 90 डिग्री का कोण, ये समकोण त्रिभुज में हमेशा त्रिकोणमिति का अनुपात लगता है। ये क्लियर है। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाले भुजा कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कर्ण भुजा सबसे लंबी भुजा होती है, ये ध्यान रखना है। कोई भी थीटा का मान निकालना हो तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब होता है। थीटा के सामने वाले भुजा क्या होते हैं? लंब होते हैं। बस ये 2 पॉइंट इसमें याद रखना है। बाकी तीसरा आधार हो ही जाएगा, नीचे का भाग आधार हो जाएगा। यदि ये थीटा यहाँ पे होता
तो इसका लंब ये हो जाता, उसका लंब क्या हो जाता, ये हो जाता। लेकिन थीटा आपका यहाँ पे है, इसलिए इसका लंब ये भुजा होगा, ये भुजा इसका लंब हो गया। अब इसके अनुपात हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। अब इसको याद करने का आसान तरीका है, आपको याद तो करना ही होगा, याद करने का कि साइन थीटा, जब ये चित्र आप याद रखिए, साइन थीटा का मतलब थीटा के ठीक सामने वाला शुरू से ही लंब हो जाता है, और लंब का बट्टा कर्ण, और उसके बाद आधार होगा, नीचे का बेस आधार होता है, तो आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा लंब और आधार, लंब और आधार हो जाता है। टेन थीटा में कर्ण का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा देखिए, साइन का उल्टा, ये क्रम उल्टा हो गया, कर्ण और लंब, कर्ण और लंब हो गया। कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। ये फॉर्मूला याद कर लेना है आपको आसानी से। अब ये आपको जो दिया गया है टेबल, ये टेबल आपको बहुत समझने समझाने के लिए आप कितना बार याद कर चुके होंगे, आप इसे अधिक से अधिक याद कर लीजिएगा। सेम फार्मूला है, हम पूरा डिटेल्स अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपका एग्जाम सामने में है। आप इस फार्मूला को समझते हुए याद कर लीजिएगा। अब आते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, इसमें कुछ और दिया हुआ है पॉइंट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है मान, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इस सबको याद करना जरूरी है। टेन थीटा बराबर होता है साइन बट्टा कॉस, टेन थीटा का मान जब भी निकलेगा तो साइन बट्टा कॉस के रूप में, और ठीक इसका उल्टा होता है कॉट थीटा कॉस बट्टा साइन, यही भी याद रखना है। और साइन का उल्टा हमेशा कॉसेक होता है, देखिए यहाँ साइन का 1 बट्टा कॉसेक उल्टा हो गया, कॉसेक का उल्टा साइन 1 बट्टा साइन हो गया। उसी प्रकार से कॉस का उल्टा सेक उल्टा होता है, कॉस का उल्टा 1 बट्टा सेक, सेक का उल्टा 1 बट्टा कॉसेक होता है। इस प्रकार से आपका ये फार्मूला है, और ये कुछ कोण वाले फार्मूले हैं। यदि साइन थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो कॉस थीटा होता है। जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि साइन थीटा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री थीटा, तो कॉस का मान 40 डिग्री हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री थीटा हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। यही इसका फॉर्म है, यही रूप है, ये रूप समझ लीजिए। कॉस 90 माइनस ये, ठीक साइन कॉस का, कॉस साइन का, टेन कॉट का, कॉट टेन का, कॉसेक सेक का, और सेक कॉसेक के बराबर होता है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग एक्सरसाइज 9 में है, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। अब त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में क्या समझना है, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में बस 2 ही चीज़ समझना है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण बोलते हैं, ये देखिए यहाँ से, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी आँख है ये, और इस आँख से वो देख रहा है, तो इस आँख से इस पे जो एंगल पे कोण बना, यही उन्नयन कोण हुआ, उन्नयन कोण कहलाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, ये आंख से देख रहा है, तब जाके यहाँ पे ये इसका क्षैतिज रेखा हो गया, इसका क्षैतिज रेखा यही हो गया, ये इसका आधार, ये क्षैतिज रेखा हो गया। देखिए ये क्षैतिज रेखा आगे तक जा सकता है, ये इसका क्षैतिज रेखा हो गया, ये इसका क्षैतिज रेखा होगा। कोई छत पर से देख रहा है, नीचे में बाइक चल रहा है, ये इसका क्षैतिज रेखा हो गया। क्षैतिज रेखा और इस गेंद, मान लीजिए यहाँ पे कोई गेंद है, गेंद को देख रहा है बच्चा इस छत पर से, तो उसके बीच में जो एंगल बना इस क्षैतिज रेखा के, आँख के पैरेलल क्षैतिज रेखा के सामने से और उस गेंद के एंगल के बीच में ये कोण जो बना, ये कोण ही अवनमन कोण कहलाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अब नवन कोण, अब नवन कोण कहलाता है, यही अवनवन कोण कहलाता है। इसी को डिफाइन करके एग्जाम में आपको दिक्कत होता है, अवनवन उन्नयन डिफाइन करना। ये जब डिफाइन कर लीजिएगा तो आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जब अवनमन कोण यहाँ पे होगा तो इस प्रकार से इसका एकांतर कोण ये होता है, क्या होता है, ये एकांतर कोण ये होता है। तो अवनमन कोण एकांतर कोण के बराबर होगा। एकांतर कोण
ये हुआ जो जितना कोण, यदि ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा ही हो जाएगा। यदि ये 20 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये भी आपका 20 डिग्री का कोण बनाएगा। ये यदि 60 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये भी 60 डिग्री का ही कोण बनाएगा। इसी को बोलते हैं एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। केवल अवनमन कोण ज्ञात करना आपको समझ लेना होगा, उसके बाद आप उसको उन्नयन कोण में कन्वर्ट करके उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 10 देखते हैं। 10 में है वृत्त के बारे में। वृत्त के बारे में 2 प्रमेय दिया हुआ है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए, या वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। समझे इसको? ऐसे समझिए, क्या दिया है? वृत्त पर किसी बिंदु, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहाँ पे इस बिंदु पर स्पर्श रेखा एक खींची गई, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है खींची गई। स्पर्श बिंदु यहाँ पर ये हो गया स्पर्श बिंदु, खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या से खींची गई बिंदु पर, इस बिंदु से हम जो त्रिज्या खींचे, ये त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है हमेशा। लंब इसी को बोलते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण इधर भी बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसीलिए ये हमेशा क्या होता है, इस बिंदु पर लंब होता है त्रिज्या। कहीं भी खींचिए आप, यहाँ भी स्पर्श रेखा खींचिए और यहाँ से यदि आप त्रिज्या मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। आप यहाँ भी स्पर्श रेखा खींचिए और यहाँ से आप त्रिज्या मिलाते हैं तो ये भी 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। तो ये प्रमेय इसमें ये समझाया गया। दूसरा प्रमेय क्या है? प्रमेय है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा ही खींच सकते हैं, 2 से अधिक स्पर्श रेखा नहीं होगी। अब 2 स्पर्श रेखा खींची गई, बाह्य बिंदु P है मान लीजिए, यहाँ पे स्पर्श बिंदु यहाँ पर ये है Q है, स्पर्श बिंदु मान लीजिए यहाँ पे R है। तो यही समझाया गया है कि PQ PR के बराबर होगा। PQ, इस थ्योरम का मतलब यही है कि PQ हमेशा PR के बराबर होगा। ये दोनों भुजा आपस में समान होंगे। और पहला प्रमेय क्या पढ़े थे कि इससे जो लंब खींचा जाएगा यहाँ पे, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये त्रिज्या क्या करेगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये त्रिज्या यहाँ पे क्या करेगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये लंब होगा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये दोनों थ्योरम हम इसमें समझा दिए। अब तीसरा है आपका वृत्त में वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब ये केंद्र है, सेंटर, जिसको सी भी बोलते हैं हम, सेंटर। और सेंटर से ये जो खींची गई रेखा है, ये रेखा इसको आर बोलते हैं, त्रिज्या। ये आर के रूप में भी लिखा जाता है। और पूरा यहाँ से यहाँ जो खींचा गया है भाग, सेंटर को लेते हुए उसे व्यास और उसे डी के रूप में भी निरूपित करते हैं हम, और परिधि को सी के रूप में निरूपित करते हैं। सरकमटेंस, ये गोल घेरा का जो लाइन है उसे परिधि बोला जाता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल जब भी होगा तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 होता है। वृत्त की परिधि, ये घेरा की लंबाई निकालना हो जिसको परिधि बोलते हैं वृत्त की, तो वो 2 पाई आर हो जाता है। पाई आर का 2 गुना हो जाता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या जब डी पूरा केंद्र से लेके दोनों परिधि को छूने वाली रेखा को व्यास बोलते हैं। व्यास का आधा होता है त्रिज्या। 5 नंबर पर फॉर्मूला क्लियर है। अब इसमें छठा है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड किसे बोलते हैं समझिए। त्रिज्या खंड जब बोलते हैं हम, त्रिज्या के द्वारा निर्मित, देखिए त्रिज्या खंड, इस वृत्त को समझिए पहले। ये त्रिज्या, 2 त्रिज्या ये काटा, एक एरिया इस भाग को काटा है, तो इसको लघु, ये क्लियर है। और ये जो बचा हुआ भाग है व्हाइट वाला,
ये दीर्घ त्रिज्या कहलाता है। ये क्या कहलाता है? दीर्घ, जो हमने आपको लिख दिया है, दीर्घ त्रिज्या कहलाता है। यही त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालें। ये तो क्षेत्रफल, पूरे क्षेत्रफल पर का ये भाग है। थीटा कमा भाग हो जाएगा, वही थीटा पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। वृत्त का टोटल क्षेत्रफल का जितना भाग होगा वो त्रिज्या खंड कहलाएगा। थीटा का मतलब होगा जो 60 डिग्री होगा तो 60वां भाग, 40 डिग्री होगा तो 40वां भाग। यही फॉर्मूला हो गया। लघु त्रिज्या खंड की लंबाई, यही तो है परिधि, जिसको लंबाई बोलते हैं हम लोग, परिधि की लंबाई, इसको परिधि की लंबाई बोलेंगे। ये लंबाई निकालने का फॉर्मूला है थीटा बट्टा 360 डिग्री 2 पाई आर। थीटा बट्टा 360 डिग्री 2 पाई आर। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, ये ऊपर वाले का क्षेत्रफल, तब फॉर्मूला क्या लग जाएगा मेरा? तब लग जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। 360 में से ये घटा लेंगे एरिया, और जो बचा व्हाइट वाला एरिया उसका फॉर्मूला हो गया गुना पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री घटे 360 डिग्री, ये लंबाई निकालने के लिए ये लंबाई घट जाएगा, उसमें से ये लंबाई निकल गया, तो परिधि या लंबाई हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 2 पाई आर। अब हम वृत्तखंड का कैसे निकालेंगे? वृत्तखंड, अब देखिए त्रिज्याखंड अलग होता है और वृत्तखंड, कोई वृत्त होता है और वृत्त में ये त्रिज्याखंड हो गया, त्रिज्याखंड हो गया, और इसी में जीवा एक होता है, एक जीवा, तो इस खंड को वृत्तखंड बोलते हैं। ये क्षेत्रफल जो निकालेंगे, यही ब्लू वाला एरिया जो है ये वृत्तखंड हुआ। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्तखंड भी दो होगा, एक लघु ये छोटा, और इससे ऊपर वाला पूरा एरिया ये दीर्घ होता है, इसी को वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्तखंड को एक बार और समझिए, ये जीवा है, ये छोटा और ये बड़ा भाग, सेंटर यहाँ होता है, ये पूरे एरिया हो गया लघु दीर्घ, और ये नीचे लघु, यही एरिया लघु और ये दीर्घ होता है, जो हमने लिख दिया है लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घट जाएगा टोटल वृत्त में से, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा लेंगे तो यही एरिया ना बचेगा, ये ब्लू वाला भाग, त्रिभुज का क्षेत्रफल घट जाएगा जो वृत्त का, या थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अब है 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर एक्सरसाइज। 13 नंबर एक्सरसाइज है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम घन के विषय में पढ़ेंगे। घन क्यूब, क्यूब भुजा की लंबाई यदि ए है, ये क्यूब है आपका, देखिए भुजा की लंबाई ए दिए हुए हैं, भुजा की लंबाई ए, भुजा की लंबाई ए दिया हुआ है। जब भुजा की लंबाई ए हो और विकर्ण ये दिया हुआ, किसी भी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाने वाले रेखा को विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण डी से निरूपित होता है, और डी हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 भुज, क्योंकि 6 भुजा, 6 जो, देखिए पहले तो समझ लीजिए ये शीर्ष होता है, जितने भी कॉर्नर होते हैं उसको हम शीर्ष बोलते हैं। ये कॉर्नर जितने भी हैं तो घन में 6 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, और 6 किनारे भी 6 ही होते हैं, नहीं किनारा 12 हो जाएगा। किनारा कितना हो जाएगा? 12, किनारा 12 होता है, फलक 6 और शीर्ष 6 होता है, किनारा 12 होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, किनारा 12 होता है। किनारा 12 होता है। अब देखते हैं ये, जब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो घन का, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना ए स्क्वायर, जितना भी इसका फलक होगा उसमें भुजा स्क्वायर हो जाता है, ए लंबाई गुना चौड़ाई हुआ, दोनों सेम ही है इसलिए ए स्क्वायर हो गया। और कर्ण यदि दिया हुआ रहे जब, तो कर्ण का स्क्वायर करने के बाद 2 से गुना कर देंगे तो पूरा घन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयतन क्या हो जाता है? आयतन को भी से निरूपित करते हैं, वॉल्यूम। आयतन हो जाता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा, मतलब ए गुना ए क्यू। यदि डी दिया हुआ रहे, कर्ण विकर्ण दिया हुआ रहे,
तो विकर्ण जब दिया हुआ रहे तो हम विकर्ण बट्टा √3 का क्यूब करके हम आयतन इसका निकाल लेते हैं। विकर्ण बराबर क्या होता है, √3/a। विकर्ण निकालना हो और भुजा ज्ञात हो तो √3/a आपका विकर्ण हो जाता है। और भुजा जब निकालना हो तो आयतन का घन निकाल लेंगे हम। तो आयतन का घन जब निकाल लेंगे तो भुजा हमारे पास, आयतन दिया हुआ हो तो भुजा निकालने के लिए आयतन का घन निकाल लेंगे। अब घनाभ के विषय में समझिए। घन तो क्लियर हो गया। घनाभ की लंबाई यदि l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो LB जोड़ BH जोड़ HL, ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। आयतन क्या होता है? आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन सीधा लंबाई, जैसे भुजा क्यू भुजा स्क्वायर, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो भुजा यहाँ L है, B है और H है। इसमें भी सेम चीज होता है, शीर्ष 6 फलक 6 और किनारा 12। विकर्ण D होता है। अब विकर्ण क्या होता है इसका? लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। विकर्ण होता है लंबाई चौड़ाई स्क्वायर का रूट, अंडर रूट। क्लियर? घनाभ के विषय में एक पॉइंट समझ लीजिए। घन और घनाभ दोनों के विषय में यदि भुजा के स्क्वायर गुना कर देंगे तो आयतन के क्यू गुना हो जाएगा। आयतन कितना हो जाएगा? के क्यू गुना, और क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, इस पॉइंट को। अब अगला पॉइंट है आपका, अगला बेलन। बेलन सिलेंडर, इसको सिलेंडर बोलते हैं। बेलन की ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। बेलन की ये त्रिज्या और ये ऊंचाई है। बेलन हमेशा बेलनाकार होता है, ये ध्यान रखिएगा। बेलन का ऊपरी भाग और नीचे का भाग हमेशा बराबर होता है। ऊपर जितना त्रिज्या होगा उतना ही नीचे का भी त्रिज्या होगा, और ये वृत्ताकार इसका ऊपरी और निचले भाग होता है। बेलन की लंबाई यदि h है और त्रिज्या r है यहाँ पे, तो आयतन इसका हो जाता है πr²। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में केवल ऊंचाई जोड़ देते हैं, ऊंचाई से गुना कर देते हैं, तो ये आयतन निकल जाता है इसका। और वक्रपृष्ठ, चूंकि ये जब 2 भाग ऊपर और नीचे कटा हुआ है तो इसमें वक्रपृष्ठ भी होगा। और वक्रपृष्ठ उसको बोलते हैं जिस पृष्ठ को, पृष्ठ उसको बोलते हैं जिसको हम टच करते हैं, छूते हैं या किसी चीज़ के लिए उपयोग करते हैं, उसे पृष्ठ बोलते हैं। और उसमें वक्रपृष्ठ बोला जाता है बेलन में, जिसका A से निरूपण होता है। और ये वक्रपृष्ठ होता है परिधि 2πr में ऊंचाई से गुना कर देते हैं। वृत्त की परिधि जो है यहाँ नीचे, उसमें हम h से गुना कर दिए, वही वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का कि हम वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में नीचे का क्षेत्रफल, नीचे क्या है? एक वृत्त है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। इस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल हम जोड़ दिए, ये 2πr² जोड़ दिए, वही वक्रपृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ को निरूपण कर देता है, सूत्र में संपूर्ण पृष्ठ में बदल देता है। अब इसमें कुछ पॉइंट है, आपका पॉइंट को समझिए। पॉइंट नंबर क्या है कि बेलन की त्रिज्या m गुना करने पर, बेलन की त्रिज्या को यदि m गुना किया जाए, बेलन की त्रिज्या को m गुना कर देते हैं तो क्षेत्रफल m गुना ही होगा, लेकिन आयतन क्या हो जाएगा उसका? m² गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए हम त्रिज्या को m गुना करते हैं, त्रिज्या m गुना किए तो त्रिज्या स्क्वायर में है और स्क्वायर वॉल्यूम में है, वॉल्यूम यही स्क्वायर हो जाता है। लेकिन क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल में स्क्वायर कहीं नहीं है, तो इसलिए ये स्क्वायर में नहीं होता है, m गुना ही होगा और आयतन m² हो जाता है। बेलन की ऊंचाई यदि n गुना कर दें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल n गुना होता है और आयतन भी n गुना, क्योंकि ऊंचाई में कोई स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये स्क्वायर नहीं होगा। बेलन की त्रिज्या m गुना और ऊंचाई n गुना होने पर वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल m गुना n हो जाएगा और आयतन m² गुना n² हो जाएगा। ये आपका कुछ पॉइंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखें, जो आपके काम आएंगे परीक्षा में, इसे याद कर लें। अब हम आते हैं शंकु। शंकु को देखिए, शंकु कोण, शंकु कोण से निरूपित करते हैं। शंकु में भी वही है, त्रिज्या होता है, त्रिज्या
और ऊंचाई होता है ऊंचाई, और ये तिर्यक ऊंचाई, इसको टेढ़े वाली ऊंचाई को हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब यदि ऊंचाई h है और तिर्यक ऊंचाई r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, जिसको L से निरूपित करते हैं, और त्रिज्या R है, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? आयतन 1/3 किसका? गोले के का तिहाईवां भाग है। देखो बेलन का, गोले का नहीं, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको 3 से भाग दे दो, यही आपका आयतन हो जाएगा किसका? शंकु का। इतना ही याद रखना है, शंकु के लिए ज़्यादा दिमाग का पच्ची करने की जरूरत नहीं है। बेलन आपको याद हो गया, वृत्त याद हो गया। अब वृत्त का याद हो गया तो वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दो, बेलन हो गया। बेलन के ऊंचाई में 3 से भाग दे दो, मतलब इसका समझ में ये आया कि एक बेलन से सेम त्रिज्या और ऊंचाई वाला 3 शंकु हम काट के निकाल सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ। अब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, पाई आर एल होता है, पाई आर एल, पाई आर एल हो गया तिर्यक ऊंचाई जहाँ पे, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये वृत्त का क्षेत्रफल। नीचे जो ये वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें भी कुछ मुख्य पॉइंट दिए हुए हैं जिसको समझ लेना जरूरी है कि शंकु की त्रिज्या m गुना करने पर उसका आयतन m स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि आयतन त्रिज्या में r स्क्वायर है, इसलिए आयतन भी m स्क्वायर हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई n गुना करने पर आयतन n गुना होता है। शंकु की त्रिज्या m गुना और ऊंचाई n गुना करेंगे तो m स्क्वायर n गुना हो जाएगा। जहाँ पे स्क्वायर होगा वहाँ पे वो आयतन भी स्क्वायर में चला जाएगा। अब 5वां नंबर है छिन्नक, शंकु के छिन्नक। शंकु के आधार पे ही छिन्नक का निर्माण होता है। शंकु का ऊपरी भाग ये काट दिया जाता है, इसीलिए यहाँ से ये एक वृत्त का निर्माण करता है और ये छन्नक कहलाता है। ये हट जाता है, ये छन्नक, इसलिए ये छन्नक हुआ। और छन्नक में छिन्नक इसको बोलते हैं। छिन्नक की ऊंचाई यदि h है, त्रिज्या r और r है, छोटा बड़ा r और छोटा r, चूंकि 2 त्रिज्या बनेगा ऊपर में और नीचे में, नीचे के बड़े r को बड़ा r से लिखते हैं, बड़ी त्रिज्या को। आयतन इसका हो जाएगा सेम आयतन हो जाएगा। देखिए आयतन में कोई दिक्कत नहीं है। शंकु का आयतन अब यदि आपको याद है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वही पाई आर आर स्क्वायर एच के जगह पे आर बड़ा त्रिज्या का स्क्वायर, छोटा त्रिज्या का स्क्वायर का जोड़, और बड़ा त्रिज्या और छोटा त्रिज्या का गुना जोड़ के हम लिख देते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/पाई आर, देखिए आयतन समझ लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर गुना छोटा आर इंटू एच हो गया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी सेम है, पाई आर एल के जगह पे, आर के जगह पे हम वही आर लिखते हैं, बड़ी आर और छोटी आर, मतलब बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में भी वही लिखेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ नीचे वाला जो यहाँ पे 2 वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, एक छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा त्रिज्या वाला क्षेत्रफल, एक बड़ा त्रिज्या वाला क्षेत्रफल, दोनों जोड़ दिए, यही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही छिन्नक हो गया। अब आते हैं गोला पे। गोला को स्फीयर बोलते हैं। स्फीयर की ऊंचाई जो होती है यही आर 2 आर जोड़ के इसकी ऊंचाई होती है। आप गेंद देखे हैं, गेंद के बीचों बीच एक छेद कीजिए, वही उसकी ऊंचाई होती है, वही उसकी क्या होती है? ऊंचाई। और गेंद को जब भी काटिएगा तो वो 4 भाग में कटेगा, 4 बराबर भाग में, तो यही इसीलिए इसका क्षेत्रफल जो होता है 4 वृत्त के बराबर होता है, 4 वृत्त के रूप में कटेगा। गेंद को जब भी आप काटिएगा तो बीच उस सेंटर से काटना है, कहीं से नहीं, सेंटर से जब काटिएगा तो वो 4 वृत्त के रूप में कटेगा वो। इसलिए इस गोले का वक्र पृष्ठ, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता है, 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब 4 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। आयतन क्या होता है? आयतन समझिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर क्यूब क्यों हुआ वो आप डिटेल्स आगे समझ लीजिएगा, हम जब फुल डिटेल्स इसको करेंगे। अभी आपके एग्जाम से संदर्भित हम कर रहे हैं, तो इसलिए आप उसे ध्यान रखिए। यदि इसी में आता है कि पदार्थ का घनत्व डी दिया हुआ हो, द्रव्यमान एम दिया हुआ हो, आयतन भी दिया हुआ हो, तो घनत्व बराबर होता है m/v, वॉल्यूम बराबर होता है m/d, और द्रव्यमान बराबर होता है v गुना d।
ये समझ लीजिएगा। गोला के विषय में एक पॉइंट है कि गोला की त्रिज्या यदि m गुना कर दें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल m स्क्वायर गुना हो जाता है, क्योंकि त्रिज्या यहाँ r स्क्वायर में है तो क्षेत्रफल भी स्क्वायर में हो जाएगा। आयतन q एम क्यू गुना हो जाता है, एम क्यू क्योंकि त्रिज्या हम जब बढ़ा रहे हैं तो त्रिज्या यहाँ क्यू के रूप में है, इसलिए आयतन भी यहाँ बढ़ जाएगा क्यू के रूप में। अब गोलाकार छिलका के बारे में समझिए। गोलाकार छिलका में त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या, दो त्रिज्या बनेगी। ये यहाँ से एक छोटी त्रिज्या बनी और एक यहाँ से ये बड़ी त्रिज्या, यही तो निकालना है, बस सेम फार्मूला लग जाएगा। बड़ी त्रिज्या में से बड़ी त्रिज्या वाला गोला से छोटी त्रिज्या गोला को हम घटा देंगे, वही आयतन निकल जाएगा। तो 4/3 ये हो गया आपका फार्मूला। अर्धगोला के विषय में हेमिस्फेयर के बारे में समझते हैं कि ये यदि त्रिज्या हो गया इसका और ये इसका ऊंचाई हो गया, ऊंचाई भी त्रिज्या ही होगा इसका, तो आयतन क्या हो जाएगा 2/3। ठीक, गोला का आधा 4/3 तो 2/3 पाई आर क्यू। वक्रपृष्ठ भी क्या हो जाएगा 6, 4 को आधा कर दिए 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में एक वृत्त ये है, एक वृत्त का ये क्षेत्रफल जुड़ जाता है, इसीलिए 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का छल्ले का आयतन, बस गोले का छल्ले का आयतन का आधा कर दीजिए, 4/3 को 2/3 कर दीजिए, सारा चीज सेम है। हम आते हैं अब एक्सरसाइज 14 सांख्यिकी में। सांख्यिकी आपका उसमें माध्य मीन पढ़ना है। मीन प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, काल्पित विधि और पग विचलन विधि। x का माध्य निकलेगा सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, जहाँ x क्या है आंकड़े हैं, f बारंबारता है। कल्पित माध्य विधि क्या होता है, कल्पित माध्य विधि में a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ होता है, जहाँ d क्या है x माइनस a है। पग विचलन विधि का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना h। u क्या है, जहां u x माइनस a बटा h है और h है वर्ग अंतराल। अब बहुलक देखते हैं। बहुलक में सीधा एक है सूत्र। बहुलक किसको बोलते हैं, l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना h, ये सूत्र हैं, ये फार्मूले हैं। और सबका मान, l का मतलब यहाँ दिया हुआ है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग h का मतलब है वर्ग अंतराल, f0 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता जो बहुलक वर्ग आपका है, और बहुलक वर्ग की बारंबारता f1 हो जाता है और f2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद की वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक का फॉर्मूला हो गया। माध्य को समझिए। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका जिसको बोलते हैं मीडियन, यदि विषम संख्या में हो, और पहले तो इसे हमें क्या कर लेना होगा, आरोही या अवरोही क्रम में, उसको अब रोही क्रम में सजा लेना होगा, और तब उसको n विषम होगा तो n+1/2 माध्यक निकल जाएगा। यदि n सम होगा तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 इसका माध्यिका निकल जाएगा। माध्यिका का अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक जब निकालेंगे तब कैसे निकलेगा, तब ये फार्मूला दिया हुआ है l प्लस n/2 माइनस CF/F गुना h, ये फार्मूला दिया हुआ है। और l का मान माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, n प्रेक्षणों की संख्या होती है, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है, f माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, h वर्ग अंतराल होता है। एक्सरसाइज 14 में ये मुख्य पॉइंट हैं, मुख्य फार्मूले हैं, इसे आप जरूर, इससे आपके सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य होता है। 3 गुना माध्यक 3 माध्यक हो गया जो बहुलक के 2 गुना माध्य में जोड़ने से प्राप्त हो जाता है। बहुलक यदि निकालना हो तो 3 माध्यक में से 2 माध्य को घटा देंगे, वो बहुलक निकल जाएगा। और 2 माध्य बराबर 3 माध्यक में
बहुलक को घटा लेंगे तो 2 माध्य निकल जाएगा। और माध्य सीधा निकालना हो तो यहाँ पे हम बट्टा कर देंगे, बट्टा 2, ये उठ के यहाँ आ जाएगा। माध्य बराबर ये निकल गया। अब माध्यक निकालना होता तो ये बट्टा यहाँ आ जाता, बस। प्रायिकता के बारे में समझते हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज 15 आपका अंतिम एक्सरसाइज है, प्रोबेबिलिटी। यदि कोई घटना ई हो तो उसको हम प्रायिकता निकालने के लिए पीई के रूप में व्यक्त करते हैं। तो पीई बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। अब दूसरा पॉइंट है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। ये समझ लीजिए पॉइंट। सी पॉइंट है, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। 0 से नीचे, माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होती है। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी घटना पीई है कि 0 पीई लेस देन इक्वल टू 1। ये इसका फार्मूला दिया हुआ है। ऑप्शन डी है, डी पॉइंट समझिए, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। कोई भी प्रयोग की घटना होगा तो उसको जब हम जोड़ेंगे, घटना होना और घटना ना होना दोनों जोड़ के 1 होता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता। ई पॉइंट वही है, किसी भी घटना ई के लिए यदि कोई घटित हुआ है उसका और कोई घटित नहीं हुआ है, दोनों का योग 1 ही हो सकता है, 1 के अलावे कुछ नहीं। तो ई घटना है और ई घटना नहीं है को व्यक्त करता है। ई घटना पूरक घटनाएं कहलाती हैं। कोई घटित हुआ घटना और कोई घटित नहीं हुआ, दोनों आपस में पूरक होते हैं। ये जितने भी हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं, ये सारे आपके एग्जाम में 100% मार्क दिलाने के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे और ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।